चलिए शुरू करते हैं इस सेशन की पहली डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले डाइपोल के बारे में थोड़ा सा देख लें। ओके, तो ये मेरा डाइपोल है, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। और इस डाइपोल का ये पॉइंट मान लो a है, ये पॉइंट मान लो b है, और ये पॉइंट मिड पॉइंट o है। अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक a होगा और o से लेकर b तक भी क्या होगा, o होगा, a होगा। ओके, और ये हमारी डाइपोल की एक्सियल लाइन। और अभी हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब कि इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो मान लो कि मैंने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले इस पॉइंट की दूरी देख लेते हैं, सेंटर से कितनी है, ए से कितनी है और बी से कितनी है। इस पॉइंट की सेंटर से दूरी मान लो r है। ओके, और इस पॉइंट की a से दूरी कितनी हो जाएगी, अगर ये r है तो ये क्या हो गया, r प्लस a से दूरी हो जाएगी इस पॉइंट की r, इसको अलग पेन से लिख देता हूँ, a से दूरी हो जाएगी इसकी, ब्लू पेन से लिख देता हूँ, r प्लस a। और b से दूरी कितनी हो जाएगी इस पॉइंट की, b से दूरी होगी इस पॉइंट की, देखें ये पूरा का पूरा ये कितना है, ये r है, r में से अगर ये मैं माइनस करता हूँ, a माइनस करता हूँ, तो ये b से दूरी आ गई। b से दूरी कितनी आ गई, r माइनस a। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा डाइपोल है, ये एक्सियल लाइन है, ये चार्ज a के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू, b के ऊपर ये है, a और b के बीच में डिस्टेंस जो है वो 2a है, मिड पॉइंट a की p पॉइंट से दूरी क्या है, r प्लस a, और b की p पॉइंट से दूरी है r माइनस a। डन। ओके, तो हमारे को एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट p। तो जो p पॉइंट है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे वो a की वजह से भी होगा और b की वजह से भी होगा। अब a पे नेगेटिव चार्ज रखा है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इधर को होगी, E1। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट p ड्यू टू E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट p ड्यू टू माइनस क्यू। और वैसे ही p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो प्लस क्यू की वजह से भी होगा, और प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो बाहर को जाती हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे प्लस क्यू की वजह से बाहर को होगी और माइनस क्यू की वजह से अंदर की होगी। जो इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो प्लस क्यू की वजह से ज़्यादा होगी और माइनस क्यू की वजह से कम होगी, क्योंकि प्लस क्यू पास में है और माइनस क्यू क्या है, दूर है। तो अगर और हमारे को पता है, हमारे को क्या पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। डिस्टेंस अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट का माइनस क्यू से डिस्टेंस ज़्यादा है और इस पॉइंट का प्लस क्यू से डिस्टेंस कम है। प्लस क्यू से डिस्टेंस कम होने की वजह से प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे ज़्यादा होगी और माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कम होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, और इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो इधर आ रही है, ये ई नेट। डन। और यही हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बात समझ में आई? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, इतना दिख जाएगा, ठीक है। और चलो E1 क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और E2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P।
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q। डन। अब निकाल लेते हैं E1, निकाल लेते हैं E1 कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू -Q। इस -Q की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, चार्ज कितना है -Q, और इस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है R+A। डन। तो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ/R+A का होल स्क्वायर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग P से A की तरफ। दिख रहा है ना E1 की डायरेक्शन, अलोंग PA। सिमिलरली हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं एट ड्यू टू प्लस Q, जो कि E2 है। E2 कितना है KQ, क्योंकि ये जो चार्ज है प्लस Q है, और इस चार्ज का P पॉइंट से डिस्टेंस कितना है R-A, तो यहाँ पे R-A का होल स्क्वायर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन जा रही है सू। तो आप इसे B से P की तरफ भी बोल सकते हो, A से P की तरफ भी बोल सकते हो, O से P की तरफ भी बोल सकते हो, अलोंग BP। यहां तक कैलकुलेट समझ में आया। डन। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं करता हूं छोटा। ठीक, इतना काफी है। और अब ई नेट निकाल लेते हैं। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो कितनी होगी, E2 माइनस E1। ओके, तो E2 माइनस E1 एक बारी क्या करूं मैं, इसको छोटा कर दूं। चलो इसको छोटा कर देता हूं। E2 माइनस E1 निकाल रहे अब हम। E2 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू है E नेट इज इक्वल्स टू KQ/R-A का होल स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू कितनी है KQ/R+A का होल स्क्वायर। अब यहां से E नेट कितना आया, E नेट आया हमारा, KQ कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन R-A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R+A का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, ई नेट आ जाएगा मेरा, ई नेट इज इक्वल्स टू KQ/R+A का स्क्वायर माइनस R-A का स्क्वायर अपॉन R-A स्क्वायर R+A स्क्वायर। डन। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ई नेट कितना आएगा, ई नेट आएगा KQ A+B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A+B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर कितना होता है, 4AB। और ये R-A का होल स्क्वायर R+A का होल स्क्वायर, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों को ऐसे करके ये इनका दोनों का स्क्वायर कर दिया। डन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। डन, नोट करो। ठीक है, आगे देखो। ओके, ओहो ओके, ठीक है, आगे करते हैं। तो यहां से अब अगर हम सॉल्व करें, ई नेट कितना आ जाएगा हमारा, ई नेट आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू KQ R
ए इंटू टू कर दो चार्ज को 4 को, और ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर, और जिसको सॉल्व करके मेरा ई नेट क्या आ रहा है, ई नेट मेरा आ रहा है, ये क्या बन गया ऊपर ध्यान से देखो, ये a था तो ये q और ये 2a, q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट p, तो क्या बच गया 2 k p r अपॉन आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर। डन, इसे नोट करो। और ये इसकी डायरेक्शन क्या है, ई नेट की डायरेक्शन क्या है, अलोंग बीपी। डन, नोट करो इसे। अभी देखो एक और चीज, नोट कर लो, नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी है और जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब कि जो ए होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है किससे, आर से। और इस केस में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले से इस ए को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू आर। तो ई नेट हमारा क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा मेरा फॉर शॉर्ट डाइपोल के पी आर अपॉन 2 के पी आर अपॉन आर स्केयर का स्केयर क्या हो जाएगा, आर की पावर 4, और जो कट के हमारा आंसर आ जाएगा ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा 2 के पी बटा आर क्यूब। समझ में आया? ये लीजिए, ये आपके दो फॉर्मूले हो गए। एक आपको ये भी याद करना बेटा और आपको ये भी याद करना है, याद करना ही पड़ेगा। नोट करो। अब अगले पेज पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डन। अब ये देखें, ये जो ऊपर को लिखा गया ये डाइपोल के बारे में बताया गया, ये तो आपने इस डेरिवेशन में भी लिखना है और पिछली डेरिवेशन में भी लिखना है, लिखना है तभी तो लिखा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो मेरा डाइपोल, फिर से ये छोटा सा अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यहाँ पे मान लो नेगेटिव क्यू है, यहाँ पे मान लो बेटा पॉजिटिव क्यू है, और इन दोनों के बीच में दूरी बेटा कितनी है, इन दोनों के बीच में बेटा दूरी है 2a। और ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट क्या है हमारा, मिड पॉइंट है, इसे O बोल दो, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं A और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं B। तो A से O की दूरी आपको पता है कितना होगा, A से O की दूरी होने वाली है A, और O से B की दूरी भी होने वाली है A। ओके। और हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कैलकुलेट करनी है वो कहाँ पे कैलकुलेट करनी है, हमारे को एक्सियल लाइन पे इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करनी है। और इक्वेटोरियल लाइन क्या है, ये मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है इसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। ओके, तो डन। तो मान लो इक्वेटोरियल लाइन पे मेरे को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगी और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगी, ठीक है। और तो बोल देते हैं इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, कि ये कितना होगा, एक मिनट, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E1, और नेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर।
ओके। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, कितना होगा, वो तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। और वो ये रहा, ये इधर होगा, ये E1 था और ये E2 था। डन। चलिए पहले देख लेते हैं, जब भी कभी भी मेरे को एक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो स्टार्टिंग में अभी हमने क्या किया था, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस ए से कितना है नोट कर लेते हैं, बी से कितना है देख लेते हैं, और बी से कितना है देख लेते हैं, और ओ से कितना है देख लेते हैं। इस पॉइंट का डिस्टेंस डाइपोल ये कितना है, ए है, हाफ लेंथ कितनी है, ए है। जिस भी पॉइंट पे कभी भी डाइपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट का डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस हम हमेशा आर लेते हैं। क्या लेते हैं, आर। तो ये डिस्टेंस बेटा मैं मान के चल रहा हूँ, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है आर। अगर ये डिस्टेंस आर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। ठीक, ए और ये क्या है, आर है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डन, इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा उधर मूव करता हूँ और उसके बाद हम आगे करते हैं इसको। ओके, अनग्रुप। अगर तुम में से किसी को भी ये समझ में नहीं आया तो तुम दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो स्टार्ट करें लिखना। E1 क्या है, E1 है हमारा, थोड़ा से नीचे से कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू नेगेटिव Q। सिमिलरली E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू पॉजिटिव Q। डन, ओके। अब E1 और E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। E1 कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो चार्ज की, और दूसरा उस चार्ज का जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उससे डिस्टेंस की। तो इधर चार्ज कितना है, नेगेटिव Q, और इस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग PA। सिमिलरली E2 निकाल लो बेटा। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q, और ये है K Q बटा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब भी हम निकालते हैं चार्ज का साइन नहीं लगाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है, और ये हम जो निकाल रहे हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि कैलकुलेट करके कितना आया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। ये कहाँ पे है, अलोंग बीपी, बी से पी की डायरेक्शन में। इधर भी ऐसे सेम लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा इधर किया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, हमने पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव Q निकाल लिया है, ड्यू टू पॉजिटिव Q निकाल लिया है। अब हमारे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो इस सारे को छोटा करेंगे, डन, यहां तक। अब देखें जरा यहाँ पे, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल, ओके मैं लिखने पे नहीं आया अभी, ओके,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक, इसको हम रेड ले लेते हैं। ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला एंगल भी होगा, क्योंकि ये साइडें बराबर आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब क्या करें, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, और यहां से डाइपोल के पैरेलल एक और लाइन मार दी। अब अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान से देख लो बेटा, अगर ये एंगल थीटा है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड यहाँ पे इवन है, इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, रिजॉल्व करता हूँ। तो रिजॉल्व करने के बाद इसकी E2 E1 को रिजॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा E1 साइन फाई और E1 साइन फाई। अरे इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है E1 साइन फाई, ओ फाई नहीं थीटा, E1 साइन थीटा। और इस यहां से वैल्यू क्या आ गई, E1 कॉस थीटा। हमने इस E1 को क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। सिमिलरली मतलब इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया। E2 को भी हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे। इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा E2 कॉस फाई, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा E2 साइन फाई, साइन थीटा। सॉरी, मैं थीटा और फाई में थोड़ा सा थीटा फाई कर गया मैं। ये सारे एंगल यहाँ पे थीटा ही है, कोई भी फाई नहीं है। ओके। क्या यहाँ पे समझ में आया आपको? एक बार फिर से देखो, नेगेटिव क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी, और पॉजिटिव क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 होगी। हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया, रिजॉल्व किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। अगर ये E1 है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये E1 है तो ये हो गया E1 साइन थीटा, और ये हो गया E1 कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा होता है। और अगर ये मेरा E2 है तो ये हो गया E2 कॉस थीटा, और ऊपर हो गया E2 साइन थीटा। डन। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अब तो साफ साफ पता लग रहा है कि भाई E1 और E2 का मैग्नीट्यूड जो है बराबर है, KQ बटा A स्केयर प्लस R स्केयर। सो एज E1 बराबर है E2 के, देयरफॉर E1 साइन थीटा एंड E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा विल कैंसल ईच अदर। विल, डायग्राम देखो ध्यान से, विल कैंसल ईच अदर। यहां पे आपको दिख रहा है E1 साइन थीटा नीचे, E2 साइन थीटा नीचे, और E1 E2 की वैल्यू भी बराबर है और एंगल भी बराबर है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। और जो P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एंड E नेट एट P इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बात समझ में आई? ठीक, इसे नोट करो जल्दी। ओके, सो ओहो, अब देखो E नेट जो होगा, ये कितना है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 तो बराबर है, दोनों की अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो कितना हो जाएगा, KQ A स्केयर प्लस R स्केयर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी, थीटा तो पता नहीं है कितना एंगल है, तो कॉस थीटा का सीधा सीधा निकालते हैं बेस बटा हाइपोटेन्यूज। ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेन्यूज,
बेस कितना हो गया ए, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस आर स्केयर, ये हो गया ए और ये हो गया अंडर रूट ऑफ बेटा ए स्केयर प्लस आर स्केयर। और सिमिलरली E2 को भी लिख लेते हैं, E2 की वैल्यू दोनों E1 E2 बराबर ही हैं, के क्यू बटा ए स्केयर प्लस आर स्केयर, ये हो गया E2। और कॉस थीटा का फिर से आंसर बेस बटा हाइपोटेन्यूज, ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन अंडर रूट में ए स्केयर प्लस आर स्केयर, यहां से। अब इस कैलकुलेशन इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे हम, चलो देखो इसको छोटा कर देता हूं और वहां से थोड़ी सी जगह निकाल लेता हूं, ठीक। डायग्राम ध्यान से देख लो, डायग्राम बना लो। इस डायग्राम को भी थोड़ा छोटा कर दूं, बस कुछ पंगा ना हो। ओके ओके, पंगा तो हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो। ई नेट कितना आ गया, यहाँ से ये दोनों चीज़ें सेम है तो ये 2 हो जाएंगी, ये x x प्लस एक्स 2x। अच्छा, इसको फर्दर और सॉल्व कर देता हूँ एक बारी, तो ऑल सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा। अच्छा पहले तो इतना ही लिख लो यार, ई नेट इज इक्वल्स टू 2kq a अपॉन ए स्केयर प्लस आर स्केयर और अंडर रूट में ए स्केयर प्लस आर स्केयर। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ई नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अच्छा नीचे क्या हो गया, ए स्केयर प्लस आर स्केयर का पावर 3/2 और ऊपर q इंटू 2a, और q इंटू 2a क्या होता है यहाँ पे देखो, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और वो स्मॉल p है, डन। तो k p, तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट पूरा पूरा ई नेट का फॉर्मूला डिराइव हो गया एट पॉइंट P। और इस ई नेट की डायरेक्शन क्या है, इस ई नेट की डायरेक्शन जो है डाइपोल मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है बेटा, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, और आपके ई नेट की डायरेक्शन कहां से कहां आ रही है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ई नेट इज along is opposite to OPPO SI, opposite to dipole moment। इसके बाद से देखो ये भी नहीं हो रहा, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, फॉर एक मिनट, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, वही जिसकी डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी होती है और जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो पॉइंट बहुत दूर होता है। मतलब कि फॉर शॉर्ट डाइपोल, मतलब कि जो A है बहुत ही छोटा है किससे, R से, तो हम फिर से यहाँ पे A को क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे, तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा KP बटा RQ। यहाँ पे ये आर क्यूब कैसे है, ए स्केयर को आप 0 कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्केयर का की पावर 3/2, स्केयर से स्केयर कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आर क्यूब। ओके, नोट करो इसे भी। पिछली डेरिवेशन में एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, वो चलो देखो। यहाँ पे आपको ई नेट का फॉर्मूला भी बता दिया, यहाँ पे शॉर्ट डाइपोल का भी बता दिया। ये चीज़ नहीं बताई मैंने आपको कि अगर मेरा ये डाइपोल जो है, ठीक, और ये डाइपोल की क्या है, एक्सिस है,
ये हो गया नेगेटिव क्यू और ये हो गया पॉजिटिव क्यू। अगर मैं पॉजिटिव क्यू की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई? उसकी डायरेक्शन होगी इस ये वाली। अगर पॉइंट पी इधर होता है तो ई नेट की डायरेक्शन इधर आएगी, और अगर पॉइंट पी इस तरफ होता है नेगेटिव के पास तो ई नेट की डायरेक्शन कहाँ आएगी? इधर आएगी। ये बात बतानी लगी थी, चलो नोट करो, इसे भी नोट कर लो और डन। अच्छा हाँ यहाँ से और ये पिछले पे, यहाँ पे ई नेट फॉर शॉर्ट डाइपोल, ई नेट का फॉर्मूला कितना आया? के पी बटा आर क्यूब। और यहाँ पे एक्सियल लाइन के ऊपर ई नेट का फॉर्मूला फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या आया? 2 के पी आर बटा आर की पावर 4, और ये कट के क्या आया? 2 के पी बाई आर क्यूब। यहाँ पे था के पी बाई आर क्यूब शॉर्ट डाइपोल के लिए इक्वेटर पे, और यहाँ पे था 2 के पी बाई आर क्यूब शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन पे। डन। तो यहाँ से क्या पता लगता है? अगर मेरे को यहाँ से मुझे पता लगता है ई एक्सियल जो है कोई बात नहीं अपॉन ई इक्वेटोरियल कितना आ रहा है? 2/1। एक्सियल वाला जो है वो 2 टाइम्स है इक्वेटोरियल वाले से, ठीक, इसलिए वहां पे एक्सियल के सामने 2 आया है। और ये भी एक फॉर्मूला है जो कि हमारा यूज में आता है, नोट करो। आज की तीसरी डेरिवेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो ये देखो, ये मेरा डाइपोल है, मान लो ये नेगेटिव क्यू है और ये क्या है? पॉजिटिव क्यू है। ये किस पॉइंट पे पड़ा हुआ है? ये ए पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट है। और ये डाइपोल का मिड पॉइंट है जिसे हम क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। ये डाइपोल की लेंथ है जिसे हम क्या बोलते हैं? जो कितनी होती है? 2a होती है। अभी तक हम क्या कर चुके हैं? अभी तक हम इस डाइपोल की वजह से इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, ये एक्सियल लाइन। और इस लाइन पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। और अब हम क्या डिराइव करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, जो कि हम अभी डिराइव करेंगे। बट फिर से बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो डाइपोल होगा ये कैसा डाइपोल होगा? शॉर्ट डाइपोल होगा। डन। ओके, चलो फिर डिराइव करें, शुरू करें। चलो देखो, ये मेरा डाइपोल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये मिड पॉइंट ओ, और ये डाइपोल की लेंथ 2a। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है जिसका सेंटर से डिस्टेंस है कितना? क्या गंदा बनाया मैंने। इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है r, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जब भी हम कभी भी किसी भी पॉइंट पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो हर उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस हम r ही ले रहे हैं। ओके, और इस पॉइंट ने सेंटर से ये ए बी से कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया, ठीक है। यहां तक क्लियर? ठीक है, डन है। अब बात कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट की। इस डाइपोल की जो मूवमेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट का नेगेटिव टू पॉजिटिव। डन।
डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? डाइपोल मोमेंट बताता है डाइपोल की स्ट्रेंथ। तो इस डाइपोल की कितनी स्ट्रेंथ है? P। अब हम क्या करने वाले हैं, इस डाइपोल की स्ट्रेंथ को तोड़ने वाले हैं दो टुकड़ों में। डन। तो एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। ठीक। ये ज्यादा ऊपर चला गया। और दूसरा टुकड़ा ये हो गया। अगर इस डाइपोल की स्ट्रेंथ है P, तो इस ये जो स्ट्रेंथ होगी डाइपोल की, मैंने डाइपोल की स्ट्रेंथ को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। इस स्ट्रेंथ को बोलेंगे P cos थीटा और इस स्ट्रेंथ को बोलेंगे P sin थीटा। आप लो P cos थीटा ये स्ट्रेंथ है और ये स्ट्रेंथ क्या है? P sin थीटा। और इन दोनों स्ट्रेंथ को मिला दें तो क्या बन जाएगी? डाइपोल की क्या स्ट्रेंथ आ जाएगी? P स्ट्रेंथ आ जाएगी। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि डाइपोल की स्ट्रेंथ के दो टुकड़े कर दिए। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि मैंने डाइपोल के दो टुकड़े कर दिए। ये डाइपोल मेरा क्या है? AB। और इसको क्या बोल देता हूं मैं? इसको मैं बोल देता हूं A1 B1 और इसको बोल देता हूं A2 B2। ठीक। अब हमारे को इन दोनों स्ट्रेंथ की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और उसको ऐड करना है। तो क्या होगा? हमारा टोटल डाइपोल AB की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो चलो शुरू करें। ना मा मा ना 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 मैनू छेड़ी ना। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी है। ओके, तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या है? E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं बना दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट K ड्यू टू P cos थीटा। और E2 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट K ड्यू टू P sin थीटा। अब ये देखें, जो पॉइंट K है वो A1 B1 के एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो A1 B1 के लिए या फिर P cos थीटा की वजह से जो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला लगेगा। और P sin थीटा की वजह से जो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? इक्वेटोरियल वाला लगाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो है P cos थीटा से P sin थीटा से के इक्वेटोरियल एक्सिस पर है। डन। ओके जी। सो E1 P cos थीटा की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इधर को होगी, क्योंकि ये A1 है ये B1 है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है। मतलब ये वाला पॉइंट क्या है? इधर पॉजिटिव चार्ज होगा और अगर पॉजिटिव चार्ज इधर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को होगी। और A2 B2 के ये इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है ये पॉइंट, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो E2 है वो इस डाइपोल मोमेंट P sin थीटा के अपोजिट होगा। तो ये कहाँ पे होगा? ये E2 यहाँ पे होगा। बहुत बढ़िया। और इन दोनों को ऐड करके जो हमारा आएगा रिजल्टेंट वो ये होगा E नेट। इसी को हमने निकालना है। ओके, और E नेट ने जो E1 से एंगल बनाया उसे हम बोल देते हैं फाई। ओके, चलो डेरिवेशन करें। तो पहले तो हम E1 निकाल लेते हैं। E1 मतलब P cos थीटा की वजह से K पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो, और वो P cos थीटा के एक्सियल लाइन के ऊपर आ रहा है तो एक्सियल वाला फॉर्मूला लगेगा। एक्सियल वाला फॉर्मूला क्या होता है? E एक्सियल का फॉर्मूला होता है बेटा 2kp बटा r क्यूब।
बट ये फॉर्मूला तब लगता है जब डाइपोल की स्ट्रेंथ होती है P। तो अभी हमारे पास डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, हम इसकी वजह से निकाल रहे हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है P cos थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 2kp cos थीटा बटा r क्यूब। ठीक, सिमिलरली और ये किस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग ओके, यहां से सु ओके। वैसे ही मैं बोल देता हूं E2 क्या होगा, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट K ड्यू टू P साइन थीटा, और P साइन थीटा के एक्सियल लाइन के ऊपर वो पॉइंट लाई कर रहा है, तो फॉर्मूला होगा K P साइन थीटा बटा R क्यूब अलोंग, अलोंग क्या लिखूं, E2 की डायरेक्शन क्या है अलोंग B2A2, मतलब ये वाली डायरेक्शन। बात समझ में आई, डन ओके। लिखो, नोट करो। अब जो ई नेट होगा वहां पे, ई नेट होगा वो कितना होगा, ई नेट जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ E1 का स्केयर प्लस E2 का स्केयर प्लस 2 E1 E2 cos 90, क्योंकि E1 और E2 के बीच में एंगल कितने का है, 90 का एंगल है, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बीच में एंगल जो होता है वो 90 का ही होता है। ओके, तो ये हट जाएगा और मेरा ई नेट कितना आ जाएगा, E1 का स्केयर प्लस E2 का स्केयर। ओके, अब E1 E2 की वैल्यू डाल देता हूं। E1 E2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। E1 E2 की वैल्यू है 2, E1 की वैल्यू है 2kp cos थीटा बटा r क्यूब, 2kp cos थीटा बटा r क्यूब, और E2 की वैल्यू है kp sin थीटा बटा r क्यूब। डन। अब यहां से ये जो पावर है ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई में जब पावर होती है सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं ना। अलग पेन हो, अलग पेन हो, अलग पेन हो, ठीक है ओके। अब यहाँ पे देखो ई नेट आ गया बेटा मेरा, ई नेट आ गया 2 का स्केयर, K का स्केयर, P का स्केयर, cos स्केयर थीटा बटा R क्यूब का स्केयर, R क्यूब का स्केयर कितना होगा, R की पावर 6। मैं ये सारा कुछ जो है K का स्केयर, P का स्केयर, साइन का स्केयर, कुणाल बच्चे आपके लिए ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो यहाँ से मैं शॉर्टकट मार चुका होता। कोई बात नहीं, आना चाहिए अच्छे से, और अगर नहीं आया तो दोबारा से पूछ लेना। ई नेट कितना होगा, यहां से कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन आ रहा है बेटा, के स्केयर पी स्केयर आर की पावर 6, के स्केयर पी स्केयर आर की पावर 6, आर की पावर 6, आर की पावर 6, 4 कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, बट साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा तो 1 होता है, बट यहाँ पे 4 है। ओके, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ओ कॉमन नहीं, अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं, जो बाहर निकल रहा है, के आ जाएगा यहाँ पे, पी आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 कॉस स्केयर थीटा प्लस 1 कॉस स्केयर थीटा प्लस ईटा बीटा चीटा। डन, ठीक। ई नॉट का ई नेट कितना आया, ई नेट मेरा आ रहा है के पी बटा आर क्यूब, और यहाँ पे 3 कॉस स्केयर थीटा प्लस 1, और यही फॉर्मूला है। नोट करो बेटा अभी हमने ये tan बीटा ये
ये वाला एंगल नहीं निकाला कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो कितनी डायरेक्शन बना रहा है E1 से। ठीक है, चलो वो कर लेते हैं। ओ अनग्रुप अनग्रुप नहीं करेंगे। इसको ही छोटा कर देता हूँ बस। ओ आ गया अनग्रुप। नहीं आया। ओके बस इतना ही करते हैं। नहीं हुआ। नोट करो इसे, तब तक मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया। ओके अब यहां से tan बीटा जो होगा या tan फाई जो होगा, फॉर्मूला क्या होगा, E2 बाय tan फाई का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हो सकता है, E2 बाय E1, E2 बाय E1। और अगर आप E2 बाई E1 को डिवाइड करते हो, ये रहा तुम्हारा E2 के पी आर क्यूब साइन थीटा 2 के पी, तो क्या बचता है आपका, E2 की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, के पी साइन थीटा बटा आर क्यूब अपॉन 2 के पी कॉस थीटा बटा आर क्यूब। यहाँ से जो कट रहा है वो काट दो, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं काटने के लिए। के पी आर क्यूब क्या बच गया, 1/2 साइन अपॉन कॉस टेन, कितना बच गया 1/2 टेन थीटा। मतलब इससे क्या पता लगता है आपको, इससे मेरे को पता लगता है ये वाला जो एंगल होगा वो नियरली इस एंगल के हाफ होने वाला है। डन। अब चलो कुछ चीजें और बता दूं कि इस फॉर्मूले से हम ये क्या था, अच्छा ई नेट का था, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम, चलो छोड़ो यहां पे कर देता हूं, यहां पे इतनी जगह में इस फॉर्मूले का यूज करके हम ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल का फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। ई एक्सियल, वैसे आपको ई एक्सियल का फॉर्मूला पता है बट स्टिल फिर भी, एक्सिस जो कहां पे होती है, ये मेरा डाइपोल था, और जब ये पॉइंट जो है नीचे होके बिल्कुल एक्सिस पे आ जाएगा, तो ये जो एंगल है ऐसे टक 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 कम होके एकदम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्सिस पे अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, के पी बटा आर क्यूब 3 कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा 1, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा के पी आर क्यूब, ये 2 आ जाएगा ई नेट एक्सिस पे। अगर इक्वेटोरियल पे निकालना हो जब ये लाइन टक 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 टक, ये जो पॉइंट के है ये ऐसे ऐसे करके बिल्कुल यहां पर आ जाएगा, तब
ये एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन आ जाएगी, और ये जो एंगल कवर है ये एंगल कवर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ई इक्वेटोरियल के लिए टक टक ई इक्वेटोरियल का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू के पी आर क्यूब, और यहाँ पे cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो 3 इंटू कॉस 90 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0, ये 1 बच गया। तो √1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, ये यही आंसर आ गया। नोट डाउन करो इसे प्लीज। पहले कूलम्स लॉ कर लेते हैं। कूलम्स लॉ के बारे में आपको पता है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। The force of interaction between any two point charges q1 and q2 is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब कि कूलम्स लॉ क्या कह रहा है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू के, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के, के Q1 Q2 बाय आर स्केयर। डन, ठीक है। हम डिराइव करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये देखें, मान लो यहां पे एक चार्ज है, मान लो यहां पे एक चार्ज है पॉजिटिव Q, Q1, और यहां पे एक चार्ज है, ये भी प्लस है Q2। इस चार्ज की जो लोकेशन है, ये चार्ज कहां पर है, A पर, और ये चार्ज कहां पर है, B पर, और ये है हमारा ओरिजिन। और अगर अब मैं बात करूं, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, और हम पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, R1 वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R2 वेक्टर से। जो Q1 है Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, बिकॉज ऑफ लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेगा, तो इस फोर्स की ये डायरेक्शन होगी। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली जो 2 है वो 1 को फोर्स लगाएगा, और उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अलोंग एक वेक्टर R12 वेक्टर, ये R1 से 2 की तरफ, ये फोर्स और ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्सेस है वो रिपल्सिव है। और यहाँ से RF12 वेक्टर को जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है वो कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है। तो वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1 कितना हो जाएगा, R21 वेक्टर। डन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे कि पहले तो इसे छोटा कर दूं थोड़ा, इतना भी नहीं। OA वेक्टर क्या है, ओहो, ऐसे लिखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है OA वेक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं R1 वेक्टर लिख के। वैसे ही
पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 क्या है? ये है OB वेक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं R2 लिख के। अब एक वेक्टर जो कि A से B जा रहा है, वो क्या हो गया? वेक्टर लीडिंग फ्रॉम A टू B, इसे हम लिख देंगे R12 वेक्टर। एंड सिमिलरली वेक्टर जो कि कहाँ से कहाँ जा रहा है? लीडिंग फ्रॉम B टू A, R21 वेक्टर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं F12 क्या है और F21 क्या है। F12 है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F21 क्या है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। यहाँ तक समझ में है? यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि यहाँ पे हम जो वेक्टर नोटेशंस हमने जो यूज़ करी हैं वो क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं। और यहाँ पे ये जो R12 वेक्टर है, ये जो R12 वेक्टर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, एंड R21 वेक्टर को लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अच्छा, क्यों लिख सकते हैं इसको ऐसा? पता होगा आपको कि ए बी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक, गुड। अब आगे चलो निकालते हैं F12 वेक्टर को। F12 जो वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर क्या होता है? ये वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है? डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी डायरेक्शन होगी। F12 की डायरेक्शन जो है और R21 की डायरेक्शन जो है वो सेम है। डन। तो F12 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर, बिकॉज यूनिट वेक्टर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस। ओके, सो यहाँ पे मेरा अब आया F12 वेक्टर को सॉल्व करने की बारी। ये मैग्नीट्यूड हो गया K Q1 Q2 बाई F12 वेक्टर, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 बाई R स्केयर, R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, इसको सॉल्व करूंगा तो A वेक्टर बटा मॉड A। बहुत बढ़िया सर। ओ देख लो, इसे लिख लो। बस ठीक है इतना। अब F12 वेक्टर को मैं लिखने वाला हूँ K Q1 Q2 बटा, ये R21 को क्या लिखेंगे हम? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर, और यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और नीचे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये F12 वेक्टर बन जाएगा हमारा K Q1 Q2 बटा R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ऊपर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर।
डन। सिमिलरली we can find F21 वेक्टर, और जो F21 वेक्टर और F12 वेक्टर होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है, इक्वल एंड अपोजिट। सो F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू F21 वेक्टर, इतना भी इक्वल नहीं, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान में दें आप कि ये जो F12 वेक्टर है और ये R21 वेक्टर है, डन। ये जो F12 वेक्टर है और R21 वेक्टर है, ये दोनों क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे रिपल्शन चल रही है, क्योंकि फोर्स इसको यहाँ पे लग रही है 2 से बाहर की तरफ, 2, ओके। अभी हम इन दोनों के चार्जेस को, मतलब कि अभी तो दोनों चार्जेस सेम है, अभी दोनों चार्जेस को अपोजिट करके भी देख लेते हैं, फिर हमारे को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। पहले इतना नोट डाउन करो, कर लिया। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ और मैं वहां पे चार्जेस को अपोजिट चार्जेस कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो मेरे को किस किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, ऐसे, ओके। ठीक, अब देखिए जरा फिर से, यहाँ पर एक मेरा चार्ज है Q1 और यहाँ पे मेरा एक चार्ज है Q2, ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है, मतलब कि अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। और ये इस चार्ज का, ये चार्ज कहाँ पर है, ए पर है, और ये चार्ज कहाँ पर है, बी पर है, और ये इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स हैं, R1 वेक्टर और यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा R2 वेक्टर, और ये मेरा आ रहा है ओरिजिन, ओके। और जो ये 2 को, ये जो 1 फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करने वाला है तो ये फोर्स इधर लगेगी ना, F ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये वाला भी इसे अट्रैक्ट करने वाले फोर्स इधर लगेगी F ऑन 1 ड्यू टू 2। और यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है, अ वेक्टर लीडिंग फ्रॉम A टू B इज R12 वेक्टर, और यहाँ का एक वेक्टर आ रहा है R21 वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हमने सारा कुछ रिप्रेजेंट कर दिया, टक। OA वेक्टर क्या है, OB वेक्टर क्या है, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम A टू B, R12 वेक्टर, R21 वेक्टर, F12 F21, टन 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 टन। अगर मैं यहाँ से अब चलो इसको छोटा कर दूं,
अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। फोर्स का होता है मैग्नीट्यूड और सर जी होता है डायरेक्शन। अब अगर मैं देखूँ F12 वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड हो गया, F12 वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? R12। F12 वेक्टर और R12 वेक्टर दोनों की, F12 वेक्टर और R12 वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैं वहां पे F12 कैप की जगह पे R12 कैप लिख सकता हूँ, बिकॉज यूनिट कैप्स आर जस्ट यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस। ओके, अब इसके बाद मैं आगे क्या कह रहा हूँ ये देखो, जो F12 जो 1-2 को जो फोर्स लग रही है, जो Q1 को फोर्स लग रही है, वो किसकी तरफ लग रही है? R1 से 2 की तरफ लग रही है, मतलब इधर को ऐसे खींचा जा रहा है, ये 1 से 2 की तरफ लग रही है। यहाँ पे ये हमारा जो R12 है और F12 है, ये चीज़ें F12 और R12 सेम होने की वजह से हमारे को क्लियर कट पता लग रहा है कि ये अट्रैक्शन हो रही है। क्या हो रही है? अट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? F12 ये डायरेक्शन है, R12 इसको भी फोर्स 1 से 2 की तरफ लग रही है, इधर ही लग रही है, मतलब Q2 की तरफ लग रही है, Q1 को फोर्स लग रही है, मतलब अट्रैक्शन लग रही है। ओके, अब अभी ना जाओ छोड़ के, अब इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे कहिए था F12 वेक्टर सॉल्व वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल हमने पिछला क्वेश्चन किया था, पिछली डेरिवेशन करी थी, के Q1 Q2 बाय R 12 के मैग्नीट्यूड का स्केयर R 12 का वेक्टर बटा R 12 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से मेरा ये क्या बन जाएगा? यहाँ से मेरा ये बन जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये टर F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये डेरिवेशन है। और सिमिलरली we can find F21 वेक्टर और F12 वेक्टर और F21 वेक्टर दोनों के दोनों इक्वल होते हैं और होते हैं ऑपोजिट। डन, समझ में आया? ओके गुड, हमने कूलम्स लॉ कर लिया सेम लाइक चार्जेस के लिए भी और अनलाइक चार्जेस के लिए भी। इसके बाद अब हम करने चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नोट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। डन, चलो शुरू करते हैं। तो आई होप तुम सबको समझ में आ रहा होगा, है ना? समझ में तो आना चाहिए भाई, समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, डोंट वरी। अगर तुम्हारे को समझ में नहीं आया तो मुझे बताओगे, मैं तुम्हें दोबारा कराऊंगा। यहाँ पे देखें, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे मान लेता हूँ मैं एक ये प्लस क्यू चार्ज है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ओरिजिन को हम ओ से रिप्रेजेंट भी करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करनी है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा ये किधर जा रहा होगा? ये इधर। ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट मान लेते हैं हम P मान लेते हैं, और ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है हम R वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या E वेक्टर फॉर्मूला क्या होगा? ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर की
डायरेक्शन, हाँ है ना, ठीक है जी यही। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ई वेक्टर की डायरेक्शन, ये पॉजिटिव है ना, ई वेक्टर की डायरेक्शन सीधा यहाँ पे इधर को जाएगी ना, बाहर को जाएगी, मतलब आर वेक्टर की डायरेक्शन और ई वेक्टर की डायरेक्शन दोनों क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। अब मैं यहाँ से अगर मैं नहीं, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू बटा डायरेक्शन क्या होगी, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केल, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर कैप। दैट्स इट, इसके अलावा और तो कुछ है नहीं, इतना ही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नोट डाउन।